नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्राणेश मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर विद प्राणेश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PYQ यूपी टेट 2018 जो कि क्लास 1 to 5 का है। और ये वीडियो बनाया जा रहा है यूपी टेट 2026 को ध्यान में रख करके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करें अगर विश्व पर्यावरण दिवस की, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक, 5 जून को। अब देखिए इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो कि इस प्रकार है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। ठीक, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 को, जिसका मुख्य विषय केवल एक पृथ्वी ओनली वन अर्थ था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक, कब निर्णय लिया गया? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में जो हुआ था उसमें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय या थीम जो था वो क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। किसको समाप्त करना? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, जिसे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के रूप में प्रमोट किया गया था। जबकि वर्ष 2026 में वर्ष 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? जलवायु कार्यवाही। ठीक, क्लाइमेट एक्शन। वर्ष 2018 तथा 19 में विश्व पर्यावरण दिवस के मेजबान देश क्रमशः भारत तथा चीन थे। तो यहाँ से जो इस बार क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि वर्ष 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो वो थीम है जलवायु कार्यवाही। क्या? जलवायु कार्यवाही और क्लाइमेट एक्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS स्वामीनाथन मतलब कि MS स्वामीनाथन जो थे वो क्या थे? तो MS स्वामीनाथन जो थे वो एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक, अब इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो क्या दिया हुआ है? MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ये वर्ष 1973 से वर्ष 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा वर्ष 1979 से लेकर 1980 तक कृषि मंत्रालय में मुख्य सचिव थे। तो MS स्वामीनाथन जो थे वो क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे और भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक, क्या चीज़? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? अगर बात करें इसका तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय वन्य जीव संस्थान। क्या चीज़? भारतीय वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक, और ये स्थित कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। अब बात करें इसमें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, यानी किसे वो अवशोषित कर लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से ग्रहण करते हैं तथा अपना प्रकाश प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण, क्या चीज़? प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण कर वायु में शोषित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से ली गई जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक, यानी प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 को, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक, को अप्रधान यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में
बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा यानी निम्न समीकरण द्वारा इसको दिखाया जा सकता है। यानी ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो समीकरण बनता है वो ये बनता है, ठीक, किसके, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 12H2 यानी जल, इन दोनों की सहायता से C6H12O6, ठीक, और 6H2O प्लस 6O2 ये बनाते हैं। यानी ये क्या हो गया, C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, 6H2O ये जल हो गया, ठीक, जल भी मुक्त करते हैं, और O2 6O2 यानी ऑक्सीजन ये मुक्त करते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? मृतक भक्षी। अपशिष्ट यानी बचे हुए, यानी जो चीज़ें मर जाएंगी उसके बाद जो बची रहेंगी उनको खाने वाले, तो मरी हुई चीज़ों को खाने वाले उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहेंगे? तो उनको मृतक भक्षी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, मृतक भक्षी यानी डेट्रीवोरस परपोषी जीव, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो अपना भोज्य पदार्थ मृतक पौधों, जंतुओं तथा अपशिष्ट उत्पादों से प्राप्त करते हैं। ये अपघटन की क्रिया में योगदान देते हैं तथा तत्वों के पुनः चक्रण में सहायक होते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जहाँ यहाँ पे लिखा हो क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है तप्त भौम जल। तप्त मतलब गर्म, भौम जल मतलब भूमि से प्राप्त हुए जल। तो सिंपल सी बात है, भूमि से प्राप्त है तो भूमि से भूतापीय ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल से गर्म भूमिगत जल से, तप्त भौम जल मतलब गर्म भूमिगत जल, हमने बताया ना, से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, जो पृथ्वी के भीतर मौजूद ऊष्मा का उपयोग करके उत्पन्न होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, अगला क्वेश्चन है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट पर। 16 घास स्थल पश्चिमी घाट पर। बात करें तो अपना जो भारत का नक्शा है वो कुछ यूँ है, ठीक, ये गुजरात वाला पोर्शन है, फिर यहाँ से ये महाराष्ट्र, गोवा इस तरह से है, ठीक, इधर आंध्र प्रदेश है, और ये यहाँ से गया है, फिर ऐसे ऐसे जा कर के ये ऐसे बना है, फिर ये ऐसे आकर के ये ऐसे, और फिर ये ऐसे आकर के यहाँ पे ये चिकन नेक हो जाता है, फिर ये वेस्ट बंगाल वाला इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पश्चिमी घाट कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है, ठीक। और ये जो है ये यहाँ से ऐसे ये हिमालयन रेंज कहलाता है, जो कि यहाँ से जाकर के नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ चला गया है। जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो यहाँ पे ऐसे है, ठीक, और यहाँ पे ऐसे अरावली है। तो अब ये देखिए आपको इसमें अगर 16 मतलब क्या होता है, 16 मतलब होता है कि आग का गोला, ठीक, एकदम गर्म, और यहाँ पे क्या है 16 घास स्थल। तो अगर भारत के नक्शे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो भारत का ये वाला पोर्शन है यहाँ पे है राजस्थान, और राजस्थान कैसा है, तो बहुत गर्म स्थान है। और राजस्थान है किस हिस्से में, तो राजस्थान भारत के पश्चिमी हिस्से में, ठीक। तो सिंपल सी बात है, इस लॉजिक से भी और वास्तविक स्थिति के अनुसार भी 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पे, यहाँ पे, ठीक, इस साइड में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये प्रायः उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय माउंटेन वनों के रूप में माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ठीक, तो यहाँ पे कुछ पक्षी अभयारण्य के नाम दिए गए हैं, और इससे पूछा है कि पेलिकन पक्षी कहाँ पे प्रजनन करते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है भारत में पेलिकन पक्षी
ये इसमें जो 2018 में जो क्वेश्चन आया था उसमें इसने उपर्युक्त सभी आंसर को जो है कि सही माना था। यानी ये पेलिकन पक्षी नेला पट्टू में भी जो है कि प्रजनन करते हैं, कुंथन कूलम में भी करते हैं और कोक्कारे बेलूर में भी जो है कि प्रजनन करते हैं। इसमें जो आंसर होगा इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक, आयोग ने 2018 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें आयोग ने 2018 में किस क्वेश्चन को सही माना था उसके अकॉर्डिंग हम जो है कि चलेंगे आयोग के अनुसार। ठीक, अब ये जो 3 पक्षी अभ्यारण्य दिए हुए हैं ये कहाँ पे स्थित है तो ये भी देख लेते हैं। तो जो नेला पट्टू है अभ्यारण्य ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक, कुंथन कुलम कहाँ पे है तो ये कुंथन कुलम है तमिलनाडु में, तथा कोक्कारे बेलूर कहाँ पे है तो कोक्कारे बेलूर कर्नाटक का क्षेत्र है। पेलिकन पक्षी के प्रजनन के लिए अनुकूल है। ठीक, उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त तीनों स्थान पक्षी अभ्यारण्य के रूप में सुरक्षित हैं। ठीक, यानी ये तीनों पक्षी अभ्यारण्य हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, इसी क्वेश्चन को अगर बात करें तो दूसरे तरीके से अगर फ्रेम करें तो ये कह सकता है कि मीना माता रोग किस चीज़ की अधिकता से होता है या किसकी वजह से होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पारा। ठीक, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा पारा। पारा की अधिकता से या ऐसी मछली जिसमें पारे की मात्रा पाई जाती है उसको खाने से मीना माता रोग होता है। अब इसमें जैसे देखिए 3 तत्व दिए गए हैं, 3 पदार्थ दिए गए हैं, आर्सेनिक, ठीक, पारा और कैडमियम। ठीक, ये दिए गए हैं तो इसका तो करेक्ट आंसर आपका है पारा। लेकिन अन्य 2 पदार्थ हैं उनके बारे में भी देख लें। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मीना माता रोग का संबंध मरकरी या पारा जिसका सिंबल क्या होता है Hg। ठीक, प्रदूषण से है। वर्ष 1953 में सर्वप्रथम यह रोग जापान में मीना माता की खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरों में देखा गया था। ठीक, जो पारे की उच्च सांद्रता युक्त मछली खाने से बीमार हो गए थे। ठीक, यानी कि ऐसे लोग ये लोग जो बीमार पड़े थे मीना माता खाड़ी के आसपास के लोग, वो लोग ऐसी मछली खा रहे थे जिसमें मरकरी यानी पारे की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए उस बीमारी का नाम मिनी माता पड़ गया। ठीक, या मीना माता पड़ गया। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, अंधापन व पक्षाघात हो जाता है तथा अंत में मृत्यु हो जाती है। यानी मीना माता क्या है, एक जानलेवा बीमारी है। अब इसमें जो 2 अन्य पदार्थ हैं उनके बारे में देखें तो आर्सेनिक की अधिकता से आर्सेनिक विषाक्तता या आर्सेनिकोसिस से मुख्य रूप से त्वचा के रोग होते हैं। यानी आर्सेनिक की अधिकता से स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जैसे कैंसर और ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। यानी ब्लैकफुट बीमारी किससे होती है तो आर्सेनिक की अधिकता से होती है। अगला जो तत्व था वो है कैडमियम। कैडमियम की बात करें तो कैडमियम की अधिकता से मुख्य रूप से इटाई बीमारी होती है। या ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बन सकता है कि कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है तो वो होगी इटाई। या फिर दूसरा ये पूछ सकता है कि इटाई बीमारी जो है यह किसकी अधिकता से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। ठीक, इटाई बीमारी किसकी अधिकता से होती है तो कैडमियम की। इस बीमारी में क्या होता है, इटाई रोग होता है जो गंभीर हड्डियों के दर्द और गुर्दे की क्षति का कारण बनता है। यानी इसमें किडनी प्रभावित होती है और हड्डियों में दर्द होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पर अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। यानी कि जो ओजोन लेयर है हमारे पृथ्वी की चारों तरफ, उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है या सबसे बड़ा जो ओजोन परत में जो छेद है वो कहाँ पे है, किस प्लेस पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक, यहाँ पे अब इसके बारे में देखें क्या दिया हुआ है, तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव द साउथ पोल पर हुआ है। ठीक, उल्लेखनीय है कि दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम छोर किनारा है। इसे अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ से अगर ध्रुव न दे करके इसमें अगर आंसर दे दे अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका के ऊपर भी जो है ओजोन परत में सही हो सकता है। और
क्या कहते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक, ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित होती है और इसका काम क्या होता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की रक्षा करना, क्योंकि वो किरणें जब सूर्य आदमियों की इंसानों के ऊपर पड़ेंगी तो जिससे कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। अब देखिए इसमें अभी तक इन्वायरमेंटल से रिलेटेड चीज़ें पूछा था, अब पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें पूछने लगा। ठीक, तो अब इसमें बात करें तो इसमें जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कनिया। ठीक, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। ठीक, इनको क्या कहते थे, इनको कहते थे जस्टिस HK कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उल्लेखनीय है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो सूर्यकांत हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। उन्होंने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 24 नवंबर 2025 को अपना पदभार ग्रहण किया। ठीक, और इनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, तो इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 24 नवंबर 2025 से शुरू होकर के 10 फरवरी 2027 तक। यानी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। ठीक, अब बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ठीक, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त के करीब जीव। ठीक, यानी जो खतरे में है, जिनकी प्रजातियां खतरे में है। ठीक, ऐसे जीवों को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विलुप्त। देखिए इसके बारे में क्या यहाँ बताया गया है, विलुप्त हो रहे जीव या विलुप्त के करीब जीवों का संबंध रेड डाटा बुक से है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, IUCN। ठीक, IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो IUCN की स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक, 1964 में किसकी स्थापना हुई थी, IUCN की। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। ठीक, अगर बात करें इसकी तो जब 2018 में ये क्वेश्चन बना था तब उस समय के अकॉर्डिंग उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो थी वो थी कौन, वो थी रेखा शर्मा। कौन थी, रेखा शर्मा। लेकिन अब चूंकि चल रहा है वर्ष कौन सा है, वर्ष है 2026। और वर्तमान में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो हैं श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। कौन, श्रीमती विजया किशोर रहाटकर वर्तमान में 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अब इनके बारे में देखें तो जो श्रीमती विजया किशोर रहाटकर जी हैं वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की अध्यक्ष हैं। उन्होंने, किसने, विजया किशोर रहाटकर ने 19 अक्टूबर 2024 को रेखा शर्मा का स्थान लिया, जो कि 2018 में जब ये क्वेश्चन बना था तो रेखा शर्मा थी। रेखा शर्मा का स्थान किसने लिया, तो विजया किशोर रहाटकर ने लिया। और वे नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की 9वीं अध्यक्ष हैं। इन्होंने इससे पहले, कौन, विजया किशोर रहाटकर, इससे पहले महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक, और देखिए यहाँ पर दिया है ना नोट, 2018 में जब ये क्वेश्चन बना था तो कौन थी, रेखा शर्मा थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा और राज्यसभा, समा लिखा हुआ है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे होगा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो अब भाई सिंपल सी बात है कि सपोज दैट आप 3 भाई या 3 बहन हैं, ठीक, जिसमें से एक आपसे बड़े हैं, आप सेकंड नंबर पे हैं, ठीक, और आपसे छोटे एक लोग हैं। तो अगर
कोई भी बात जो है कि कौन, अगर बात करें आप तीनों लोगों में, तो ऐसा कौन सा शख्स होगा जो आपको और आपके छोटे भाई को, दोनों लोगों को गलती करने पे चपाट लगा सकता है कान के नीचे? तो वो कौन होगा? वो जो सबसे बड़ा भाई होगा। ठीक, तो अगर बात करें संसद की, ठीक, तो संसद एक परिवार है। क्या है? संसद एक परिवार है और संसद के 3 अंग हैं। ठीक, कौन कौन? संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, जिसमें राष्ट्रपति जो है सबसे बड़ा भाई है। ठीक, राज्यसभा बीच वाला है और सबसे छोटा कौन है? लोकसभा है। ठीक, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलानी होती है, दोनों लोगों को साझे रूप से समझाना होता है, तो जो सबसे बड़ा भाई होता है राष्ट्रपति, यही इन दोनों लोगों को बुलाता है और यही चपाट लगाता है कान के नीचे 2 दनादन। ठीक, तो ये जो ऊपर के 3 हैं, ये तीनों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये ऊपर के 2 और नीचे का 1, ये तीनों भाई हैं, संसद के अंग हैं। ठीक, संसद के 3 अंग हैं, ये भी याद कर लीजिए कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाने का हक रखता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। वही ना कि आप और आपके छोटे भाई में लड़ाई हो गई, तो समझौता कराने के लिए या किसी एक के कान के नीचे चपाट लगा करके उस लड़ाई को शांत कराने का हक आपके बड़े भाई को होता है। सेम वही यहाँ पे राष्ट्रपति का रोल होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? क्या है क्वेश्चन? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाग 9 में। ठीक, भाग 9 जो है वो किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, इसके बारे में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ठीक, देख रहे हैं आप 10 नंबर क्वेश्चन के बाद लगभग इनमें पॉलिटी शुरू कर दिया है। ठीक, 10 क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड था, अब क्या कहते हैं, अब ये पॉलिटी से कंटिन्यू क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी स्थानीय स्वशासन से है। ठीक, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहरी स्थानीय स्वशासन से। देखिए यहाँ दिया हुआ ना 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 द्वारा। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 क, ठीक, 9 क जोड़ा गया, जो शहरी स्थानीय स्वशासन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ठीक, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या चीज़? सल्फर डाइऑक्साइड, H2O। ठीक, जलवाष्प होगा और इस जब हवा में मौजूद SO2, ठीक, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो इससे बनेगा H2SO4। ठीक, H2SO4 बनेगा जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, ये बनेगा, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करती है।
यही वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करती है। यानी जब H2SO4 वर्षा के बूंदों में मिल जाता है तो जो वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। इसके कारण भवनों की ईंटों से परत दर परत लाल पाउडर जैसा निकलता है। ठीक, उल्लेखनीय है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। यानी जो आगरा का ताजमहल है ना, वो H2SO4 के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण पीला पड़ रहा है। ठीक, और ये जो उसके संगमरमर के पीला पड़ने की घटना है, इसको स्टोन कैंसर कहते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो लिया गया है वो है इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। अब देखते हैं इसमें प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध लिए गए। यानी ब्रिटेन से सिर्फ एक ही चीज़ नहीं लिया गया है। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहते हैं। ठीक, तो ब्रिटेन से संविधान विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, ठीक, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध लिए गए। यानी इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो ब्रिटेन के संसद से, संविधान से जो है हमारे संविधान में अपनाई गई हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, भारत के निर्वाचन आयोग की व्यवस्था, ठीक, क्या चीज़? एक मिनट रुकिएगा, इसको ज़रा जूम कर दें। हाँ, भारत के निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। ठीक, जो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 324, इसके अंडर में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। ठीक, यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। यानी ये जो निर्वाचन आयोग होता है, यह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन में इसका अहम रोल होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? तो प्रथम घंटे को कहते हैं प्रश्नकाल। क्या कहते हैं? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं। इसमें जो है कि पहले घंटे में पक्ष विपक्ष के सभी सांसद जो क्या करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं और इसके बाद फिर जो जिम्मेदार होता है उसके लिए वो उत्तर देता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, जिसके दौरान प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। अब है, वर्षा जल संग्रहण क्या कहलाता है? वर्षा जल के संग्रहण को क्या कहते हैं? तो वर्षा जल संग्रहण क्या कहलाता है? क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण, बी ऑप्शन। ठीक, इसको क्या कहेंगे? जब वर्षा के जल का जमाव होगा, उसका भंडारण करेंगे तो उसको कहेंगे वर्षा जल संग्रहण। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्षा जल संग्रहण, ठीक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, RWH एक ऐसी सरल विधि है जिसके द्वारा भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण किया जाता है।
ठीक, ये चीज़ बताया ना हमने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शनों से मैं लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा। ठीक, अब अगर बात करें भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, तो भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, तो ये आसाम में। और आसाम में कहाँ पे? तो आसाम में ये आपका हो जाएगा इसका आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। ठीक, अब बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 नेशनल पार्क के नाम दिए हुए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। अब बात करेंगे ये नेशनल पार्क किस राज्य में है और किस जीव के लिए संरक्षण का कार्य करते हैं। काजीरंगा, अब पहला ऑप्शन जो है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बी ऑप्शन है। सबसे पहले करेक्ट आंसर इसी को उठाते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1974 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? असम राज्य में की गई थी। इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो है वो 858.98 वर्ग किलोमीटर, यानी 859 किलोमीटर लगभग है क्षेत्र में विस्तृत है। यह उद्यान किसके लिए फेमस है? तो यह उद्यान जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, या यूँ कहें तो भारतीय गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ गैंडे ही पाए जाते हैं, यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी भी पाए जाते हैं। ठीक, बाघ भी पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ये फेमस है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अब बात करें अगले राष्ट्रीय उद्यान की, तो अगला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और यह भारत का पहला सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, यानी भारत में जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था वो कौन सा था? तो वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर का जन्म स्थान है, यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था ना, वो क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही शुरू किया गया था। और अपने लुभावने रॉयल बंगाल टाइगर्स, हाथियों और 500 से अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर तो पाए जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हाथियाँ पाए जाते हैं। ठीक, हाथी पाए जाते हैं और 500 से अधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। अब बात करें अगले राष्ट्रीय उद्यान की, तो अगला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ पे है? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में के चामराजनगर जिले में। ठीक, कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले में स्थित है एक प्रमुख बाघ अभयारण्य, यानी ये भी टाइगर के लिए बाघ का अभयारण्य है। यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख जीव जो है वो तो बाघ है, लेकिन इसके अलावा क्या है, यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक, यह जो है नीलगिरी, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता और एशियाई हाथियों के विशाल आबादी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर के साथ साथ हाथी भी पाए जाते हैं, हाथी के अलावा अन्य जीव भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान वह बाघ अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। अब अगला है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क या शासन गिर, ठीक, गुजरात राज्य में। कहाँ पे स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है और अफ्रीका के बाहर दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ राजसी एशियाई शेर अपने प्राकृतिक आवास में खुलेआम घूमते हैं। यानी अफ्रीका के बाहर, यानी अफ्रीका महाद्वीप के बाद बात करें तो जो गुजरात का गिर नेशनल पार्क है वहाँ पे एशियाई शेर, ठीक, राजसी एशियाई शेर, ठीक, यानी बब्बर शेर जिनको कहा जाता है, अपने प्राकृतिक आवास में, यानी अपने ये बसाया नहीं गया, ये उनका नेचुरल आवास है, खुलेआम घूमते हैं। और यह जो है यह 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
अब तो ये कौन सा पार्क कहाँ पे है, किसके लिए? अब इस जो पार्क जिन जीवों के लिए है, अब उन जीवों से संबंधित परियोजनाओं को भी देख लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे पहला है गैंडा परियोजना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि गैंडा परियोजना कब शुरू हुई थी? तो गैंडा परियोजना जो शुरू हुई थी वो 1927 में, 1987 में, ठीक। किस लिए? तो एक सींग वाले गैंडे, किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे, वो भी केवल भारत में पाए जाते हैं। गैंडों के लिए असम के मानस व काजीरंगा अभ्यारण्य, पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यानी जो गैंडा परियोजना शुरू की गई थी एक सींग वाले गैंडों के लिए, ये कहाँ कहाँ पे जो है कि शुरू की गई थी? तो यह असम के मानस व काजीरंगा नेशनल पार्क में, पश्चिम बंगाल के जल्दापारा अभ्यारण्य में, व दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में गैंडों के पुनर्वासन का कार्य हो रहा है। 1984 में प्रथम गैंडा पुनर्वासन योजना यानी चलाई गई थी। जो प्रथम पुनर्वासन योजना चलाई गई थी वो 1984 में शुरू की गई थी, लेकिन वास्तव में जो गैंडा परियोजना ज़मीनी स्तर पर दिखाई दी वो कब दी? तो 1987 में, ठीक, 1987 में। गैंडों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक, गैंडों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, ठीक, जिसके साथ इनका शिकार करना गैर कानूनी, यानी कि जो गैंडे हैं वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इनका शिकार करना गैर कानूनी है, और यदि आप इसका शिकार करते हैं तो फिर हत्या की तरह जो है, इंसानों की हत्या की तरह आप पर मुकदमा चलेगा। अब बात करें अगले परियोजना की, तो अगली परियोजना है बाघ परियोजना। बात करें बाघ परियोजना की तो ये कब शुरू हुई थी? तो 1973 में। 11 अप्रैल 1973 को बाघों को समाप्त होने से बचाने के लिए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो बाघ परियोजना प्रारंभ की गई 11 अप्रैल 1973 को। कहाँ से शुरू की गई? तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। नवीनतम टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। यानी जो सबसे लेटेस्ट वाला टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश में। और कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला 56वां और मध्य प्रदेश का रातापानी 57वां टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। यानी जो ये 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, इसके पहले जो 57 नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया था वो कौन सा था? तो वो मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व था। और जो 56 नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया था वो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व था, ठीक। बात करें भारत में बाघों की संख्या की, तो भारत में बाघों की संख्या वर्तमान में 3682 है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। यानी विश्व में सबसे अधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। और बात करें बाघों की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले परियोजना की। तो इसमें कुछ अन्य चीज़ें और भी जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक। अगर बात करें भारत के सबसे बड़े बाघ संरक्षित क्षेत्र की, टाइगर रिजर्व की, तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम सागर, ठीक, या श्रीशैलम। ये कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कौन सा? श्रीशैलम या श्रीशैलम सागर या फिर नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये इसका नाम है, ठीक। इसके बाद बात करें टाइगर रिजर्व की सर्वाधिक संख्या, तो टाइगर रिजर्व की जो सर्वाधिक संख्या है वह मध्य प्रदेश में है, ठीक। और इसीलिए मध्य प्रदेश को बाघ प्रदेश या टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सर्वाधिक बाघों वाला राज्य, अगर बात करें सर्वाधिक बाघों वाला राज्य, तो बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर पे है। मध्य प्रदेश में 785 बाघ पाए जाते हैं,
हैं। कितने हैं? मध्य प्रदेश में 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। इसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक में 563 जो है कि बाघ हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड, उत्तराखंड में 560 बाघ हैं, बाघों की संख्या 560 है। और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बाघों की संख्या कितनी है? तो 444 है। बात करें सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की, तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो वो है महाराष्ट्र में। अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व की बात करें, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व जो है वो है नामदफा, जो कि कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व स्थित है। अब इसके बाद बात करें तो अगली परियोजना की, तो अगली परियोजना है हाथी परियोजना। ठीक, हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो ये 1992 में शुरू हुआ था। हाथियों की संख्या बढ़ाने एवं संरक्षण के लिए 7 दिसंबर, कब? 7 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से, ठीक, यहाँ पे बिंदी होगी, सिंहभूम जिले से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। भारत में हाथियों की वर्तमान संख्या, नवीनतम वैज्ञानिक अखिल भारतीय गणना, ठीक, 2021 से 2025 के बीच जो हुई थी के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की अनुमानित संख्या 22,446 है। कितना है? 22,446। यह देश की पहली DNA आधारित गणना है, यानी कि ये जो गणना हुई थी ये सभी हाथियों का DNA सैंपल लेकर के उसके आधार पर की गई थी, जिससे एक नया आधार माना गया। ठीक, भारत में पहली राष्ट्रीय स्तर की DNA आधारित हाथी गणना में पिछले 8 वर्षों में देश की हाथियों की संख्या में 25% की गिरावट पाई गई है। ठीक, जो आवास हानि, विखंडन और मानव हाथी संघर्ष जैसी बड़ी चुनौतियों को दर्शाता है। यानी कि पिछले 8 वर्षों में हाथियों की संख्या में कितना? तो लगभग 25% की गिरावट पाई गई है। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो जो भारत हाथियों के लिए संरक्षित क्षेत्र हैं वो हैं पेरियार अभयारण्य केरल, ठीक, पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। मानस अभयारण्य असम, ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु, पलामू झारखंड, जल्दापारा अभयारण्य पश्चिम बंगाल। ठीक, यहाँ पे मिसप्रिंट है, असम होगा। ठीक, हाथियों के लिए ये सारे अभयारण्य हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा, अभी गिर सिंह परियोजना है, सॉरी, गिर सिंह परियोजना 1972। गिर अभयारण्य गुजरात, एशियाई सिंहों का घर। ठीक, ये जो गिर सिंह परियोजना है इसके लिए गिर अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में, एशियाई सिंहों का घर। यहाँ शेरों को संरक्षण प्रदान किया गया है। गिर सिंह परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो गिर सिंह परियोजना की शुरुआत हुई थी 1972 में। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित गिर के जंगलों में एशियाई शेरों को विलुप्त होने से बचाने और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए की गई है। ठीक, अब आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की। हमने ये जो 22 नंबर क्वेश्चन था, इसमें जो क्वेश्चन था मूल रूप से क्या था? तो ये क्वेश्चन था आपको ये कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। इसमें 4 ऑप्शन, 4 भारत के नेशनल पार्क के नाम दिए गए थे। हमने बताया था कि इससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ये तैयार हो गया। ठीक, कौन सा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए ये तैयार हो गया। ठीक, फिर किस जानवर के लिए कौन सी योजना तैयार चलाई गई, किस सन में, ये यानी कि 12 क्वेश्चन तो यही आपके बन गए। यानी यहाँ पे ये जो 22 नंबर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से आपके 12 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार है, ये रहा। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के
संबंध में सही है। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, ये बीच में सबके बीच में कामा या एरो होना चाहिए। ठीक, उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, उपभोक्ता उत्पादक अपघटक, ये कामा होना चाहिए सब में या ऐसे एरो होना चाहिए। ठीक, कि किसके बाद, तो सबसे पहले जो आएंगे क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले उत्पादक आएंगे, उत्पादक अपना उत्पादन करेंगे, फिर उपभोक्ता उसका उपभोग करेंगे। ठीक, उसका उपभोक्ता क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। उसके बाद जब उपभोग करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको अपघटक क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। इसके बारे में देखें, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। और ऊर्जा के प्रवाह के लिए एक नियम है लिंडमान का 10% नियम, यानी कि हम जो भी चीज़ें खाएंगे उससे अगला स्टेप होगा उसमें सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। यानी कि हम घास खाएंगे, हमसे 100 कैलोरी, 1 केजी घास खाने पे मुझे 100 कैलोरी एनर्जी मिल रही है। तो जब कोई शेर हमें खाएगा हमारे 1 किलो मांस को, तो उसमें सिर्फ उसको 10 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ठीक, तो इसे जो 10% ऊर्जा का नियम है इसे लिंडमान का 10% ऊर्जा नियम कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है? क्वेश्चन नंबर 24। तो बात करें इसमें क्या ऑप्शन है, प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ग्रीन हाउस गैसों में है, यह वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बात करें इन गैसों का, तो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसें जलवाष्प 36 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%। यानी ये जो चीज़ें दी हुई हैं ना, ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, अगर 100% ग्रीन हाउस प्रभाव को लिया जाए तो उसमें उस प्रभाव में किसका कितना योगदान है, जलवाष्प का 36 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड का 9 से 26%, मीथेन का 4 से 9%। ठीक, और ओजोन का कितना, ओजोन का 3 से 7% योगदान है। ठीक, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं ना, ये जब टेम्परेचर को जो है अवशोषित कर, जो विकिरण सूर्य की परावैंगनिक किरणें और तमाम चीज़ें उनको ये अवशोषित कर लेती हैं और पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। तो इस प्रकार ये वायुमंडल के बहुत हानिकारक होती हैं। अगला है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पौधों किस वर्णक के कारण पौधे हरे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक, इसका जो डी ऑप्शन है ये हो जाएगा, क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें 4 वर्णक दिए हैं ना, यहाँ से भी हम कई क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपका तैयार करवा दे रहे हैं कि क्या क्या किस लिए है, कैरोटीनाइड क्या है, लाइकोपिन क्या है, एंथोसाइनिन क्या है और क्लोरोफिल क्या है। तो बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक, अब बढ़ते हैं इनके अन्य ऑप्शनों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधों का रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख वर्णक है। इसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। यानी जो क्लोरोफिल होता है ना, वो उसका जो निर्माण होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम को मिला करके क्लोरोफिल बनता है। और यह जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें ये सहायक होता है। बात करें कैरोटीनॉइड का, तो पौधों, शैवाल और बैक्टीरियो में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग द्रव्य पिगमेंट हैं जो फलों और सब्जियों को लाल, नारंगी और पीला रंग देते हैं। यानी कैरोटीनॉइड जो होता है ना, वह फलों, सब्जियों को या फिर शैवालों को, पौधों को ये कौन सा रंग प्रदान करते हैं? तो ये लाल, नारंगी और पीला रंग
देने में सहायक होते हैं। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक, शरीर में विटामिन ए के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो कैरोटीनॉइड होता है ना, ये जिनमें पाया जाता है वो विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं और विटामिन ए के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और आँख, हृदय व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यानी जो विटामिन ए है वह आँखों के लिए, हृदय के लिए और त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग, जो कि आँखों से संबंधित है, रतौंधी रोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले वर्णक की तरफ। तो अगला वर्णक है लाइकोपीन। लाइकोपीन एक प्राकृतिक कैरोटीनॉइड। ठीक, लाइकोपीन क्या है, एक प्राकृतिक कैरोटीनॉइड है जो लाल फलों और सब्जियों को उनका रंग प्रदान करता है। यानी लाइकोपीन जो होता है यह मुख्यतः क्या करता है, यह एक कैरोटीनॉइड है। ठीक, कैरोटीनॉइड है, जो यहाँ पे बताया था ना कि कैरोटीनॉइड 3 तरह के रंग प्रदान करता है। तो कौन कौन सा, लाल, नारंगी और पीला। तो ये जो लाइकोपीन है, यह जो कैरोटीनॉइड है यह लाल रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, लाल रंग, फलों को लाल, जैसे टमाटर लाल हो गया, चुकंदर लाल हो गया, तो उनको ये लाल रंग प्रदान करता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना, वो आपके अंदर स्किन में झुर्रियाँ नहीं आने देंगे, या बुढ़ापे के जो भी लक्षण होते हैं ना उनको नहीं जो है कि क्या कहते हैं कि आने देंगे। एज आपकी ऐसा लगेगा कि आप बहुत कम एज के हैं। ये सब जो है कि बॉडी में चीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। यानी जो कोशिकाएं होती हैं ना उनके नुकसान को, उनको नष्ट होने से बचाता है। हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाता है, यानी हृदय को अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है। और प्रोस्टेट कैंसर से बचाव मदद होता है। यानी जो प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के लिए लाइकोपीन जो एक सहायक होता है। इसके बाद क्या है, एंथोसायनिन। एंथोसायनिन क्या होता है, तो एंथोसायनिन पानी में घुलनशील रंजक है, पिगमेंट है। यानी यह एंथोसायनिन जो होता है यह पानी में घुल जाता है, जो फल और सब्जियों को लाल, बैगनी और नीले रंग प्रदान करते हैं। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यानी ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को बचाएगा नुकसान होने से और शरीर पर झुर्रियाँ नहीं आने देगा। और जो एंथोसायनिन होता है ये सब्जियों को लाल, बैगनी और नीला रंग प्रदान करता है। यानी जो सब्जियां लाल, बैगनी और नीले रंग की दिखेंगी उनमें एंथोसायनिन हो सकता है या होता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, ये कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो हैं वनों को जलाना। हाँ, ये भी सही है, मानवीय गतिविधि है जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, भाई वन जलेंगे तो जलवायु परिवर्तन होगा। कृषि क्रियाकलाप, इसमें भी आप जो है कि जंगल को काटेंगे खेती करने के लिए या पहाड़ों को तोड़ेंगे तो इससे जलवायु परिवर्तन होगा। एयरोसोल कैन का उपयोग, ये भी जिम्मेदार है। तो इसमें जो आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। यानी ये सारी मानव गतिविधियाँ जो हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न वायुमंडलीय प्रदूषण जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे वनोन्मूलन, वनों को जलाना। ठीक, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप व अन्य गतिविधियाँ में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, एयरोसोल कैन का उपयोग आदि। यानी कि जो ऊपर गतिविधियाँ दी गई हैं सभी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो इसका जो यूफोर्बिएसी फैमिली की जो फसल है वो क्या है, वो है जेट्रोफा। यह बायोडीजल के उत्पन्न करने के लिए यह सहायक है। देखिए इसके बारे में देखते हैं। जेट्रोफा क्या चीज़, जेट्रोफा, करंजा, नागचंपा, नीम, ये जो है ना ये आदि सभी बायोडीजल उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख वनस्पतियाँ। यानी इन सब की सहायता से बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है।
जेट्रोपा इसको क्या है, इसको मसाले में भी यूज किया जाता है। और मसाले में किस नाम से यूज किया जाता है, तो मसाले में रतन जोत के नाम से यूज किया जाता है। यह सब्जियों में जब तेल के साथ भुना जाता है ना तो लाल रंग छोड़ता है और ऐसा लगता है कि सब्जी में खूब लाल लाल तेल तैर रहा है। तो इसको जेट्रोपा जो है इसको रतन जोश कहते हैं। और इसको बायोडीजल के साथ साथ इसके बीज से बायोडीजल बनता है और जो इसकी छाल होती है उससे मसाले में यूज किया जाता है। जेट्रोपा क्यूरकस यूफोर्बियस कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। इसके बीजों से बायोडीजल प्राप्त करते हैं जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। यह नाम दिया गया है, कुछ क्या नाम दिए गए हैं, तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल, धनिया। और बोला गया है कि इनमें से किसी एक के बारे में बोला गया कि यह जड़ी बूटियों की रानी है। क्या है, जड़ी बूटियों की रानी है, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इसे औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है, यानी हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है इस औषधीय पौधे का। इसका वानस्पतिक नाम, साइंटिफिक नाम ओसीमम, क्या इसका साइंटिफिक नाम क्या है, ओसीमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो विशेषताएं दी गई है ना और वैज्ञानिक नाम, ये जिसका है वो क्या है, वो है तुलसी। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओसीमम सेक्टम है। हिंदू धर्म में इसका पूजा भी किया जाता है। यह जड़ी बूटी में भी आता है, काढ़ा बनाते हैं लोग, ठीक, और औषधि पौधा भी है। इसमें आगे बढ़ें तो इसमें जो दिया गया है ये देखिए, तुलसी का वानस्पतिक नाम, तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसीमम सेक्टम है। यह एक प्रकार का द्विबीजपत्री शाकीय औषधीय पौधा है जो कफोत्सारक गुण रखता है। ठीक, कफोत्सारक गुण रखता है। अब अगला जो ऑप्शन था वो था रोजमेरी का। तो रोजमेरी जो है, रोजमेरी का वर्तमान मान्य वैज्ञानिक नाम साल्विया रोजमेरिनस है। इससे पहले इसे रोसमारिनस ऑफिसिनैलिस के नाम से जाना जाता था, जो अभी भी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो पहले नाम था ना इसका, रोसमारिनस ऑफिसिनैलिस, ये अभी भी यूज होता है, लेकिन वर्तमान में रोजमेरी का क्या नाम है, साल्विया रोजमेरिनस इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत में रसोई में इस्तेमाल होने वाला सामान्य अजवाइन, ठीक, अजवाइन जो होता है, अजवाइन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रैकिस्पर्म अम्मी, ठीक, ट्रैकिस्पर्म अम्मी है, जो एपियासी परिवार का सदस्य। किस परिवार का यह पौधा है, तो एपियासी परिवार का है। बात करें धनिया का, तो धनिया का वानस्पतिक नाम कोरिएंड्रम सैटिवम, क्या है, कोरिएंड्रम सैटिवम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, पीने के लिए जो सुरक्षित पानी हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे 29 नंबर, पीने योग्य पानी। आसूत जल, ताज़ा जल, नल का जल नहीं, जो करेक्ट आंसर होगा पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहेंगे, तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहेंगे पीने योग्य पानी। ये 2018 का भैया पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। आसूत जल, डिस्टिल्ड वाटर, जल का सबसे शुद्ध रूप है जिसमें से सभी प्रकार के खनिज, लवण, बैक्टीरिया और अन्य अशुद्धियाँ निकाल दी जाती हैं। यह आसवन प्रक्रिया द्वारा, यानी भाप बनाना, गर्म पानी को गर्म करके भाप बनाना, और उस भाप को जो है, भाप को संघनित करके इकट्ठा करके डिस्टिल्ड वाटर, आशुद्ध जल तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें पानी को उबाल कर भाप बनाया जाता है और फिर उस भाप को ठंडा करके वापस तरल रूप में इकट्ठा किया जाता है, ठीक, आशुद्ध जल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, ठीक, 1984 में भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी। उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो उसमें जो गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट था। क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक, जिसका फार्मूला क्या है CH3NCO, ठीक, नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुई थी। इस आपदा में 4000 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए थे, यानी 4000 से अधिक लोग मर गए थे, जबकि हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है तो माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गया है। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि ओवरलैप कर गया है। यहाँ पे जो नाइट्रस ऑक्साइड है यह एक क्या, इसका जो फार्मूला है वो है इसका जो सूत्र है वो है N2O, ठीक। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, यानी कि ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, इसमें ना तो कोई रंग होता है ना तो कोई गंध होता है, जिससे आमतौर पर लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक। यानी इसको सूंघेंगे आप तो उसके बाद कंटिन्यू हंसते रहेंगे, हा 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 हा, फिर लोग समझेंगे कि रावण आ गया, ठीक। इसके बाद अगली जो गैस है वो है मीथेन गैस। इसका जो फार्मूला है वो है CH4। इसका जो बॉन्ड बनता है वो ऐसे बनता है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा और H रहेगा। इस तरह से ये अपनी सारे बैलेंस कर लेगा। CH4 मीथेन क्या है, यह एक अत्यंत सरल कार्बनिक यौगिक है जो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, एक अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन और एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। यानी ये मीथेन क्या है, एक ईंधन गैस भी है और ग्रीनहाउस गैस भी है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक। यह एक अत्यंत विषैली गैस, विषैली, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है, ठीक, जो ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है। इसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि सांस के जरिए शरीर में जाकर यह रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देती है, जिससे दम घुटने से मौत हो जाती है। इसमें होता क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड में कि ये CO होता है, यानी CO में कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक, और O का एक मॉलिक्यूल है। यानी CO में क्या है, कार्बन का एक मॉलिक्यूल है और O का एक मॉलिक्यूल है। जब इसको हम श्वसन प्रक्रिया में लेते हैं तो इसमें से जब O जो होता है ना कार्बन, ये तो हम लेते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, CO2 होता है। तो जब ये CO2 अपना O2 पूरा करने के लिए ये जब अंदर जाती है ना, तो हमारे ब्लड में ये इसमें का ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ना मिल करके ये क्या करती है कि ये हमारे ब्लड के ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है और उसके बाद CO2 कंप्लीट हो जाती है। उससे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेगी तो यहाँ पे CO2 हो जाएगा और जब हम सांस छोड़ेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर का ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। और जब इस तरह से ऑक्सीजन हमारे शरीर के ब्लड में घुली ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन बचे, हमारे शरीर में ऑक्सीजन बचेगा नहीं और सारे जो रक्त कोशिकाएं है ना वो मरने लगेंगी और क्या होगा कि दम घुटने से आदमी की जान चली जाएगी। और जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो शरीर में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और जब शरीर में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो आदमी का खून जो है वो जमने लगेगा, थक्का बनने लगेगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये थे वर्ष 2018 वाले यूपी टेट के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कोई क्वेरी करना है तो आप ये हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और इसी फॉर्मेट में सेम इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से भी आएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान देख लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।